हमारे सेशन का टॉपिक है कि कोalition पार्टनर्स को कैसे हैंडल करना है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कल 3 बजे तक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में थे और आज सुबह यहां पर आने के बाद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सर, आप पिछले साल इसी वक्त इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे, तब आपके पास 6 बड़े पोर्टफोलियोज थे। अब जब आप यहां पर आ रहे हैं, आपके पोर्टफोलियोज कम हुए हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हुई है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि कोalition पार्टनर्स को कैसे संभाला जाए। आपका 3 बजे तक दिल्ली में रहना, यह भी एक उसका उदाहरण देखा जाता है। आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस तरीके से निभा रहे हैं? देखिए, कोई भी सरकार चलाना ये हमेशा चुनौती होती है। इट इज ऑलवेज अ चैलेंज टू रन अ गवर्नमेंट। एक पार्टनर हो, 2 पार्टनर हो या नो पार्टनर हो, तब भी चैलेंजेस तो होते ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टनर्स के साथ सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव है। ठीक है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी 2 चीजें आपके मन अनुसार होती है, कभी नहीं होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थिति की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को समझकर अगर आप सरकार चलाते हो, तो मुझे लगता है कि आप रेलेवेंट भी होते हो। और अल्टीमेटली व्हाट इज योर एम? एम तो है कि लोगों को डिलीवर करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवरी के लिए आपको हॉट सीट में तो रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये ठीक है कि कोएलिशन गवर्नमेंट के कुछ अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन उसके साथ उसके एडवांटेजेस भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि वी आर मैनेजिंग वेल। आप जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के डिलीवरी की बात कर रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा और किस तरीके से पिछले आपकी सरकार के मुकाबले इस बार की डिलीवरी को लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर सभी लोगों को जाननी है, वो ये कि कोalition हर कोई समझ सकता है कि सरकार बनाने के लिए ठीक है। आपका कोalition बना शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का। पहले भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का बना, उसके बाद शिवसेना उन्हें मिली। किसी को यह समझ में नहीं आया कि आपने अजीत पवार को इस कोalition में क्यों लिया, जब आपकी पहले ही पूरे बहुमत की सरकार बन चुकी थी पिछले साल। तब आप यहां पर आए थे। अब 3 महीने पहले अचानक अजीत पवार यहां पर आ जाते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं। यह कैसे होता है? मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। मैं तो ये मानता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हुई है। देखिए, हमेशा राजनीति में आपकी जो ताकत होती है, उसको ज्यादा संगठित भी करना पड़ता है और उसको बढ़ाना भी पड़ता है। और आज जब इंडिया अलायंस के माध्यम से देश भर की विपक्षी पार्टियां एक होने का प्रयास कर रही है, केवल एक टारगेट को लेकर कि हमको मोदी जी नहीं चाहिए, तो ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी भी अगर कोई पार्टनर साथ में आना चाहता है तो उसको न ले, तो ये तो कोई राजनीतिक वास्तविकता नहीं होगी, सही निर्णय नहीं होगा। तो अगर अजीत पवार जी हमारे साथ आना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ताकत बढ़ती है, इसलिए हमने उनको साथ में लिया। ये जरूर था कि शिंदे जी के आने के बाद हमारी सरकार भी बनी थी, सरकार अच्छे से चल भी रही थी, हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं था। लेकिन अगर ताकत और बढ़ती है तो राजनीति में उसको नकारा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन कैसे हो रहा है ना अभी कि देखिए 3 महीने हो गए अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनके। 3 महीने में ये दूसरी बार है कि वो बीमार पड़ गए। वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं आते हैं। और पिछली बार जब वो बीमार पड़ते थे, बारामती चले जाते थे, हम सबको लगता था कि देखिए शरद पवार से रूठ गए। अभी भी सब लोग यही कयास लगाते हैं। ये जो फर्क हुआ है ना, जिसकी वजह से आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है, आपको बात करनी पड़ी कि कैबिनेट एक्सपांशन किस तरीके से करें। देखिए, राजनीति में आज परिस्थिति इतनी खराब है कि हम जेन्युइनली बीमार भी पड़े तब भी उसकी न्यूज बनती है और उसके अलग अलग प्रकार के उसमें से संदेशे जाते हैं। कल सुबह जब मैंने अजीत पवार जी से बात की, लिटरली कहता हूं कि उनका आवाज ही नहीं निकल रहा था, इतना उनका आवाज चोक था। और उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए वो नहीं आए। हमारा दिल्ली जाना ये पहले से तय था, कोई इससे संबंध भी नहीं है। पहले से तय था कि हम लोग जाएंगे, हम लोग दिल्ली गए। तो मुझे लगता है, देखिए, अल्टीमेटली जब फेडरल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से चलती है, हम एक ऐसे फेडरेशन में काम करते हैं कि जिसमें लगातार
राज्य की सरकारों को केंद्र की सरकार के साथ, केंद्र के नेताओं के साथ, केंद्र के मंत्रियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। तो इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो इसलिए हम दिल्ली गए। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसी बातें जब होती है तो हमारे जो पत्रकार है उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है उसका एक नया नया आविष्कार हमको देखने को मिलता है, और हमको भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि भाई इतना कैसे कोई सोच सकता है। सर, ये पावर ऑफ इमेजिनेशन हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप ने पिछले साल 15 अगस्त को एक सर्वे किया था मूड ऑफ द नेशन का। उस सर्वे तक आपके पास एकनाथ शिंदे आ गए थे। उस सर्वे में दिखाया गया कि अगर लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होंगे तो एनडीए यानी आप और शिंदे, आपको 14 सीटें भी मुश्किल से मिलेगी। 34 सीटें उस सर्वे में दिखाया गया था महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस, तब तो इंडिया अलायंस था नहीं, उनके साथ जा रही है। उसके बाद जनवरी में हमने और एक सर्वे किया मूड ऑफ द नेशन का, उसमें भी यह दिखाया गया कि आपको 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पा रही है। तब से हम लोग कह रहे थे कि तीसरा पार्टनर आएगा, यह हमारा इमेजिनेशन था। हमारा इमेजिनेशन आखिरकार जुलाई महीने में सही साबित हो गया। तो इसलिए हमारा इमेजिनेशन करना हमारा काम है। आज की स्थिति में भी अगर हमने 15 अगस्त को सर्वे किया, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस को 28 सीटें मिल रही है और आपको 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पा रही है। किस तरीके से आप उनको देखते हैं? क्या इसी वजह से आपको एक मजबूत सरकार में तीसरे पार्टनर की जरूरत आ पड़ी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी सर्वे होते हैं मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, अपने अपने तरीके से वो इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन मैं साथ में आपको ये कहना चाहता हूं कि मूड ऑफ द नेशन में मूड ऑफ महाराष्ट्र आप समझ ही नहीं पा रहे हो। ये देखिए, आप महाराष्ट्र में जब सर्वे करते हो या कोई भी एजेंसी करती है तो जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति महाराष्ट्र में एक लगाव है, और मैं तो कहता हूं कि अगर हम मोदी जी का रेटिंग पूरे देश के महानगरों में देखेंगे तो मेरा दावा है कि वो तो बहुत ऊंचा रहेगा, लेकिन उसमें सबसे ऊपर मुंबई रहेगा। इसलिए ये जो बेसिकली ये जो एक भावना है, इस भावना को आप पकड़ ही नहीं पाते हो। मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूं, और अगले साल आप वापस मुझे बुलाओगे तो उस समय मेरा दावा आप पूछोगे, मैं आज भी आपको कहता हूं कि हम लोग 40 का आंकड़ा पार करेंगे। सर, ये तो दावा 48 में से 40। सर, ये दावा तो आप अकेली पार्टी थी, तब तक शिंदे का नहीं हुआ था, तब भी आप कर रहे थे। हाँ। उसके बावजूद आपको एकनाथ शिंदे को लाना पड़ा। जब एकनाथ शिंदे साथ में आए तब भी आपने वही दावा किया था, लेकिन फिर भी अजित पवार को लाना पड़ा। आपने खुद पार्टी के विधायकों के सामने कहा कि अगर हमें लोकसभा जीतनी है तो हमें अजित पवार की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हमको लाना पड़ रहा है। करेक्ट है। अरे भैया देखो, कुल सीटें 48 है। अब 48 सीटों में 49 तो नहीं जीत सकते ना, 40 के ऊपर जाएंगे, 42 जाएंगे, 45 जाएंगे, 40 बहुत हो गया तो 48 चले जाएंगे, उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए दावा तो ये रहेगा कि 40 के ऊपर हम रहेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि राजनीति में जब सारे लोग इंडिया अलायंस के नाम से एकत्रित आकर हमारे खिलाफ लामबंद होते हैं तो हमको भी यह आवश्यकता लगती है कि कोई हमारे साथ आ रहा है तो उसको लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से अजित दादा के आने के बाद, जैसे शिंदे जी के आने के बाद ताकत बढ़ी, तो अजित दादा के आने के बाद भी ताकत बढ़ी। देखिए, पॉलिटिकल अर्थमेटिक और पॉलिटिकल केमिस्ट्री, ये दो चीजें होती है। पॉलिटिकल केमिस्ट्री मोदी जी के कारण हमारे साइड में है ही, और पॉलिटिकल केमिस्ट्री पॉलिटिकल अर्थमेटिक को डिटरमिन भी करती है। लेकिन साथ साथ हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जैसे पॉलिटिकल केमिस्ट्री करेक्ट है वैसे पॉलिटिकल अर्थमेटिक भी करेक्ट होना चाहिए। वो हमने कर लिया। तो बेसिकली एकनाथ शिंदे को आपने साथ में लिया पॉलिटिकल केमिस्ट्री ठीक करने के लिए, और अजित पवार को आपने साथ लिया अरिथमेटिक ठीक करने के लिए। ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया मुझे। इसके बाद मुझे कोई पूछेगा कि आपने क्यों लिया तो मैं ये जवाब दूंगा। नहीं, मैंने आपसे ही जवाब लिया हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी नेचुरल अलायंस है और अजित पवार हमारे प्रोफेशनल अलायंस पार्टनर है। ये आपने खुद कहा था, इसी की वजह से यह सवाल उठता है। मुझे लगता है साहिल जी, अजित पवार के आने का आपको बहुत दुख है, ऐसा आपके बातों से मुझे प्रतीत होता है। सर, लेकिन हमको दुख नहीं है, हमको खुशी है। देवेंद्र जी, मुझसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को दुख है जिन्होंने 3 साल पहले देखा था कि अजित पवार विलन नंबर 1 थे बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी जब चाल चरित्र की बात करती है और ऐसे वक्त में अजित पवार जो उनके विलन नंबर 1 थे उनको साथ में लिया जाता है। 1 साल पहले तक उनकी बहन, उनके बेटे, वो खुद उनके घरों पर
ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है, अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मुझे टारगेट करो, मेरे फैमिली को टारगेट क्यों कर रहे हैं? और 1 साल के बाद जब वो आपके साथ आके बैठेंगे तो ये सवाल उठना लाजमी है। ऐसा है, और इसीलिए आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं का समझाना पड़ रहा है कि क्यों हम अजीत ऐसा पवार को ले रहे है हैं। कि बीजेपी के कार्यकर्ता मुझसे आकर बोलेंगे, आपसे आकर थोड़ी बोलेंगे। सर ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं बोलते नहीं, हैं कोई हम। ऑफ द रिकॉर्ड आप तैयार करते हैं सारा ऑफ द रिकॉर्ड, कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है। मेरे कार्यकर्ताओं को आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। मेरे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो अपने पद का त्याग करके भी पार्टी के लिए खड़े होने वाले मेरे कार्यकर्ता है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है। इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, ये जरूर है कि हमने अजीत पवार के साथ लड़ाई की है, हमने एनसीपी के साथ लड़ाई की है, लेकिन फैक्ट ऑफ द डे ये है कि जिस समय आपको कॉर्नर करने की कोशिश होती है राजनीति में, जब आपको समाप्त करने की कोशिश होती है, ऐसे समय एक सर्वाइवल भी होता है, ऐसे समय कुछ निर्णय भी आपको लेने पड़ते हैं। मुझे बताइए, ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, इसमें कौन एक दूसरे के साथ रहा हुआ है? ये तो सारे एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी साथ में आए हुए। आज भी अभी अलायंस इन्होंने तैयार किया, ममता जी बोलती है कि कम्युनिस्टों ने आना नहीं, केजरीवाल बोलते हैं कांग्रेस ने आना नहीं, अखिलेश जी बोलते हैं कांग्रेस क्यों चाहिए, उधर वही परिस्थिति बिहार में दिखाई पड़ती है। तो राजनीति में कोई 100% फॉर्मूला नहीं होता, या 100% सेटिस्फेक्शन में नहीं होता है। उस परिस्थिति में आवश्यक क्या है, वो आवश्यकता के अनुसार काम करना पड़ता है।